नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कानून है वो क्या सिर्फ मोटी मोटी किताबों में लिखे कुछ नियम हैं या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है। 20वीं सदी में इसी एक सवाल को लेकर कानून की दुनिया में दो बहुत बड़ी वैचारिक क्रांतियां हुईं। इन क्रांतियों ने कानून को देखने का, उसे समझने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प वैचारिक सफर पर चलते हैं और जानते हैं इन दो बड़ी सोच के बारे में। तो हमारा आज का जो मुख्य सवाल है वो सीधे मुद्दे पर आता है। सवाल है, 20वीं शताब्दी को प्राकृतिक विधि सिद्धांतों के पुनरुद्धार का काल कहा जाता है, स्पष्ट करें। अंग्रेजी में कहें तो 20th century is said to be the revival of natural law theories, explain। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये हमें उस दौर में वापस ले जाता है जब पूरी दुनिया विश्व युद्धों की आग में जल रही थी, हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी और इंसानियत न्याय के एक सच्चे और गहरे अर्थ की तलाश कर रही थी। तो हमारी कहानी का पहला बड़ा हिस्सा है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ की एक शानदार वापसी। जरा सोचिए, एक ऐसा विचार जिसे 19वीं सदी में लगभग भुला ही दिया गया था, वो 20वीं सदी के तूफानी माहौल के बीच एक नई, एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत बनकर कैसे दोबारा सामने आया। आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्राकृतिक विधि है क्या भला। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये नियम किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है ना? ये बस प्रकृति का, नेचर का एक हिस्सा है। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत भी ठीक यही कहता है। वो कहता है कि जैसे प्रकृति के भौतिक नियम होते हैं, वैसे ही सही और गलत के, न्याय और अन्याय के भी कुछ सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम होते हैं। और ये नियम हम अपने तर्क, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये विचार इतना अच्छा था, तो 19वीं सदी में ये फीका क्यों पड़ गया था? लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उस वक्त राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर चल रही थी। हर कोई ये मानने लगा था कि भाई, हमारे देश का बनाया हुआ कानून ही सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कुछ नहीं। दूसरी वजह थी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव। विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों पर यकीन करता है जिन्हें देखा जा सके, परखा जा सके। और तीसरी वजह थी सरकार की बढ़ती ताकत पर लोगों का अटूट विश्वास। सबको लगता था कि जो सरकार कहेगी वही कानून है। और फिर आता है 20वीं सदी का वो दौर जिसने सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। यहाँ हम उस बड़े बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। 19वीं सदी में जैसा हमने देखा, प्राकृतिक विधि का विचार दब गया था। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में हुए पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सिर्फ पैसे, ताकत और तरक्की के पीछे भागना, जिसे हम भौतिकवाद कहते हैं, उसने दुनिया को भयानक तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। और इसी तबाही की राख से एक नई खोज शुरू हुई, एक नैतिक दिशा की खोज, एक मॉरल कंपास की खोज। और इसी खोज ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ पर दोनों सदियों की सोच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ 19वीं सदी का सपना था, एक ऐसा विश्वास कि बस वैज्ञानिक और आर्थिक तरक्की कर लो तो खुशहाली अपने आप आ जाएगी और सरकार जो कानून बना दे बस वही अंतिम सत्य है। लेकिन 20वीं सदी की हकीकत ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया। ये समझ में आया कि ये रास्ता तो सिर्फ लड़ाई, संघर्ष और अराजकता की तरफ ले जाता है। और तब ये एहसास हुआ कि नहीं, न्याय का एक पैमाना ऐसा भी होना चाहिए जो सरकार के बनाए कानूनों से भी ऊपर हो, एक हायर लॉ। अब ये जो वापसी हुई, ये 3 मुख्य रास्तों से हुई। पहला रास्ता था पुराने मध्ययुगीन धार्मिक कानूनों को आज के समय के हिसाब से ढालना, उन्हें मॉडर्नाइज करना। दूसरा, दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया कि ठीक है, समाज बदलता है, कानून भी बदलता है, लेकिन कुछ न कुछ स्थायी नैतिक सिद्धांत तो होने चाहिए जो कानून का आधार बने। और तीसरा रास्ता था न्याय के एक आदर्श रूप को स्वीकार करना, मतलब एक ऐसा आइडियल ऑफ जस्टिस जो सभी असली कानूनों के लिए एक गाइड की तरह, एक रोशनी की तरह काम करे। इसी दौर के एक बड़े दार्शनिक थे रुडोल्फ स्टैमलर। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझाया। उनके हिसाब से प्राकृतिक विधि और कुछ नहीं बल्कि सही लक्ष्य यानी साध्य के लिए सही रास्ता यानी साधन चुनने की मानवीय इच्छा शक्ति है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए समाज का लक्ष्य है सुरक्षा और शांति, तो कानून वो सही और न्यायपूर्ण तरीका होना चाहिए जिससे इस लक्ष्य को पाया जा सके। ये एक तरह से समाज को सही ढंग से चलाने का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है।
इसी विचार को जॉन फिनिस ने और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कॉमन गुड यानी सबकी भलाई का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शासक या सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे कानून बनाए जो इंसानी भलाई की बुनियादी चीज़ों को बढ़ावा दें। यहीं पर उन्होंने वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में जो भी सुविधाएं और संसाधन हैं, उनका बंटवारा निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। मतलब किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, किसी को उसके काम के हिसाब से, तो किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से। तो ये तो हुई यूरोप की बात, जहां दार्शनिक आदर्शों पर जोर दिया जा रहा था। अब चलिए समंदर पार चलते हैं, अमेरिका। 20वीं सदी में ही अमेरिका में एक बिल्कुल नया और बहुत ही व्यावहारिक आंदोलन खड़ा हुआ। इसका नाम था अमेरिकी यथार्थवाद, और इसने कानून को एक बिल्कुल अलग ही चश्मे से देखा। तो ये अमेरिकी यथार्थवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो इस बात पर ध्यान देता है कि कानून असल में प्रैक्टिस में कैसा है, बजाय इसके कि वो किताबों में कैसा लिखा हुआ है। इस पूरी विचारधारा के केंद्र में होते हैं जज और उनके फैसले। यथार्थवादियों का मानना था कि असली कानून तो वही है जो एक जज अपनी अदालत में अपने फैसले में सुनाता है, बाकी सब तो बस कागज पर लिखी बातें हैं। पर यह सोच अमेरिका में ही इतनी मजबूत क्यों हुई? इसके पीछे 3 खास अमेरिकी कारण थे। पहला, अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉमन लॉ सिस्टम थे। मतलब कानून अदालती फैसलों पर आधारित था और हर जगह थोड़ा अलग था। दूसरा, वहां जज अक्सर चुनाव लड़कर बनते थे। अब जाहिर है जो जज चुनाव से आएगा उस पर राजनीतिक असर तो पड़ेगा ही। और तीसरा और सबसे जरूरी, वहां की अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त ताकत थी। वो सरकार के बनाए किसी भी कानून को गलत ठहराकर रद्द कर सकती थी। अब जब भी हम अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, और वो नाम है जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का। उनके सिर्फ एक विचार ने कानून की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जस्टिस होम्स को अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक यानी इंटेलेक्चुअल फादर माना जाता है। वो सच में एक गेम चेंजर थे। उनके विचारों ने अमेरिका में कानून के बारे में लोगों की सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और ये है जस्टिस होम्स का वो क्रांतिकारी विचार। उन्होंने कहा, कानून और कुछ नहीं, बस इस बात की भविष्यवाणी है कि अदालतें असल में क्या फैसला देंगी। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली विचार है। दूसरे शब्दों में कहें तो कानून वो नहीं है जो किसी किताब या एक्ट में लिखा है। कानून वो है जो जज सुनाएगा। असली पावर किताब में नहीं, जज के हाथ में है। होम्स के इस विचार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बुरे आदमी के नजरिए से सोचना। आप कल्पना कीजिए कि एक अपराधी है जो अदालत के कटघरे में खड़ा है। अब उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि नैतिकता क्या कहती है या कानून की किताबों में क्या लिखा है? उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक चीज जानना चाहता है कि जज साहब उसे सजा देंगे या बरी करेंगे। उसके लिए कानून का मतलब बस जज का वही आखिरी फैसला है। यही अमेरिकी यथार्थवाद का सार है। तो अब हम अपने इस पूरे विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने 20वीं सदी में हुए कानून की सोच से जुड़े 2 बहुत बड़े और बिल्कुल अलग बदलावों को समझा। एक ने आसमान में आदर्शों को खोजा तो दूसरे ने जमीन पर हकीकत को। तो संक्षेप में कहें तो ये दोनों विचारधाराएं, प्राकृतिक विधि और अमेरिकी यथार्थवाद, एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह थे। एक ने न्याय की खोज नैतिक सिद्धांतों में की तो दूसरे ने उसे अदालतों के असल फैसलों में ढूंढा। रास्ते बिल्कुल अलग थे पर मंजिल एक ही थी, ये समझना कि इस जटिल बदलती हुई दुनिया में कानून का असली मतलब, असली स्वभाव क्या है। और अंत में 20वीं सदी ने हमें सबसे बड़ी सीख यही दी कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ किताबों में लिखे सूखे नियम नहीं है, बल्कि ये न्याय और सच्चाई की एक लगातार चलने वाली खोज है। ये एक जीवित चीज की तरह है जो समाज के साथ साथ सांस लेती है, विकसित होती है और बदलती है। अगर आपको कानूनी सोच का ये सफ़र पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस प्रस्तुति को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।